दोस्तों नमस्कार। यह चुनाव लखनऊ के लिए है या दिल्ली के लिए है? इस चुनाव का असर इस देश के चेहरों पर पड़ेगा या उनकी पहचान पर पड़ेगा? यह इस देश में बनाए गए विकास के मॉडल को ध्वस्त कर देगा या फिर हिंदुत्व के मॉडल को उभार देगा? यह एक ऐसा चुनाव है जिसका असर शायद भारत की राजनीति में इससे पहले किसी भी राज्य के चुनाव को लेकर कभी नहीं हुआ है। यह उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इसके महत्व को सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि बीजेपी और आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में झोंक दी है। यह एक ऐसी ताकत है जिसमें शिरकत करने वाले लोगों की तादाद लाखों में है और गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचने की परिस्थितियों में आरएसएस से जुड़े हुए 40 से ज्यादा संगठनों के लोग जो हैं बिखरे हुए हैं। बीजेपी ने अपने तौर पर बूथ मैनेजमेंट तक की परिस्थितियों को पैदा जरूर किया है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में, जहां लाखों की संख्या का मतलब 25 लाख से ज्यादा है, अगर यह चुनाव में जीत हार को लेकर संघर्ष करते हुए गांव और घरों के भीतर में घुसकर नजर आने लगे हैं, जहां अभी तक टीवी का कैमरा पहुंचा नहीं है। टीवी के कैमरे पर जो रेंग रहा है वो आप देख रहे हैं। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जब मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं तो आपने सुन लिया, आपने देख लिया देवबंद की गलियों में कितनी भीड़, और 10 मिनट के भीतर ही देवबंद की गलियों को छोड़कर निकलना पड़ा अमित शाह को सहारनपुर की तरफ। आपने देखा हाथों में हाथ लेकर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव अन्न संकल्प ले रहे हैं, लेकिन यह वह तस्वीरें हैं जो उत्तर प्रदेश के असल मिजाज को, जिसका असर दिल्ली तक में पड़ना है और बीजेपी और आरएसएस की चूलें वहां पर कांप रही है। क्या ऐसी परिस्थिति में आकर यूपी का चुनाव फंस गया है? खास तौर से जब पश्चिमांचल और पूर्वांचल को लेकर जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे, उसके भीतर अगर आप मध्य उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को जोड़ दीजिएगा तब आप समझ जाइएगा कि बीजेपी के लिए यह कितना बेचैन करने वाला चुनाव है। पश्चिमांचल की हवा अक्सर उत्तर प्रदेश के चुनाव को तय कर देती है। पूर्वांचल के समीकरण अक्सर उत्तर प्रदेश के भीतर में आने वाले वक्त की परिस्थितियों को तय कर देते हैं, और जो मध्य यूपी का हिस्सा है, जहां पर तकरीबन 118 सीटें हैं, इन जगहों पर 118 में से 97 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अब आप कल्पना कीजिए कि बाकी कोई टिकता ही नहीं है, लेकिन इसकी एक दूसरी परिस्थिति है। यहां मध्य यूपी में जब भी मुकाबला होता है वह समाजवादी पार्टी और बीजेपी के भीतर ही हुआ है। पिछले चुनाव में लौट जाइएगा तो कम से कम समाजवादी पार्टी ने भी अपने तौर पर जिन सीटों पर कब्जा किया था उसकी संख्या भी 90 थी। उस समय यानी 2012 में बीजेपी सिर्फ 12 सीट जीत पाई थी। 2017 में समाजवादी पार्टी अपने तौर पर सिर्फ 12 सीट जीत पाई, लेकिन 10 सीटें जीती थी 2012 में बीजेपी ने। यानी स्थितियां देखिए किस तरीके से बनती चली जा रही है, और इसके परसेप्शन को बदलने के लिए ही दंगों का जिक्र भी है, कैराना का जिक्र भी है, पलायन का जिक्र भी है, लॉ एंड ऑर्डर का भी जिक्र है, तमाम चीजों का जिक्र है। लेकिन फिर सवाल है, जमीन पर जो डोर टू डोर संपर्क साधे जा रहे हैं, जिस तरीके से एक बड़ी फौज निकल पड़ी है साधने के लिए, उस परसेप्शन को बनाने के लिए जो बीजेपी और आरएसएस चाहती है, तो 3 सवाल बहुत साफ है। क्या बीजेपी और आरएसएस का यह गठजोड़ जो योगी और मोदी के तौर पर नजर आ रहा है, यह सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश के चुनाव में होने वाली है? जो हिंदुत्व का मॉडल है और जो विकास का मॉडल है, इनकी क्या आखिरी परीक्षा उत्तर प्रदेश में होने वाली है? और अगर इन दोनों परिस्थितियों के अनुकूल चीजें ना रहीं तो जो परिणाम होंगे उसके असर क्या होने वाले हैं? हमें लगता है कि आज इस परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के, खास तौर से फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हों या फिर भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हों या फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता हों या किसान संघ के कार्यकर्ता हों, स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता हों या सेवा भारती के हों या लघु उद्योग भारती के हों या फिर भारतीय युवा सेवक संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, 40 संगठनों में मैसेज बहुत साफ है कि यूपी को लेकर आपका योगदान, वहां पर आपकी मौजूदगी के साथ बीजेपी के हक में वोट दिलाने वाला होना चाहिए। इसीलिए एक लिहाज से वो कारपेट बॉम्बिंग है जो गांव और पंचायत स्तर पर फैल चुकी है, जो समझा रही है, बता रही है।
कुछ धर्म का आसरा है, कुछ जाति का आसरा है, कुछ गवर्नेंस का जिक्र है, कुछ विकास के मॉडल का जिक्र है, कुछ आने वाले वक्त में भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की भी सोच है। और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो सबसे आगे है। तो क्या पहली बार बीजेपी और आरएसएस के भीतर जो परीक्षा आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी ने नहीं दी, वह परीक्षा उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी और योगी की होने वाली है? यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि इसका असर बड़ा व्यापक पड़ने वाला है। इसका असर न सिर्फ दिल्ली की राजनीति में राज्यसभा तक पड़ेगा, बल्कि नीतीश कुमार में भी हलचल दिखाई देगी, दुष्यंत चौटाला में भी आपको हलचल दिखाई देगी। यह एक परिस्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वह आरएसएस जो बीते 8 बरस से नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा है, आरएसएस अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में सामने से बताता था स्वदेशी क्या होती है, अर्थव्यवस्था का स्वदेशीकरण क्यों जरूरी है। लेकिन इस दौर में आरएसएस बतलाता है कि दरअसल विदेशी पूंजी क्यों जरूरी है, विदेशी निवेश क्यों जरूरी है। और स्ट्रेटजिकली अगर हम लोग काम कर रहे हैं जिसको मोदी गवर्नमेंट बताती है, तो आरएसएस की फिलॉसफी तो यही रही है। तो क्या आरएसएस की पूरी फिलॉसफी की परीक्षा है जो मोदी के पीछे आकर खड़ी हो गई, या फिर इस दौर में जो डेवलपमेंट का चेहरा लिए हुए प्रधानमंत्री मोदी योजनाओं की पूरी फहरिस्त 2017 में भी गिना रहे थे, क्या उसका रिपीटेशन 2022 में भी करेंगे? ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हो चुके हैं और इन सवालों के साथ हमें लगता है कि कुछ असर तुरंत समझना चाहिए। एक साथ विकास और हिंदुत्व का बीजेपी मॉडल ढहेगा या बचेगा? योगी की अपनी पहचान गोरखनाथ मठ की रही है और गोरखनाथ मठ की पहचान अयोध्या और राम मंदिर के आंदोलन से जुड़ी रही है। चाहे वो महंत दिग्विजय नाथ का जिक्र कीजिए, यानी 47-48 आजादी के बाद के परिस्थितियों को टटोलिए, या चौरी चौरा कांड से जोड़िए, या फिर उसके बाद महंत अवैधनाथ को देखिए। और उसी परिप्रेक्ष्य में आपको महंत योगीनाथ को भी देखना होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने तौर पर आरएसएस के आंखों के तारे इसलिए रहे क्योंकि जब देश के भीतर बीजेपी की सियासत अयोध्या को हवा दे पाने की स्थिति में नहीं थी, तब गोरखपुर के गोरखनाथ मठ में आरएसएस के साथ बैठकर योगी आदित्यनाथ बताते थे किस तरीके से राम मंदिर निर्माण की दिशा में काम होना चाहिए। तो परीक्षा भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ की भी है और आधुनिकतम वस्त्रों से लैस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी है, जो हर प्रोग्राम में एक नए वस्त्रों के साथ आते हैं और वो एक अलग डिजाइन होता है। सवाल पहली बार यह है कि एक तरफ ध्यान दीजिए तो अभी योगी आदित्यनाथ की उम्र 50 बरस पूरी होगी, यानी जून में उनका जन्मदिन होता है। 50 बरस की उम्र में उनके सामने एक ऐसी परीक्षा है जहां पर गोरखनाथ मठ की उपयोगिता, हिंदू वाहिनी की उपयोगिता जो उन्होंने बनाई है, यह बचेगी या खत्म हो जाएगी। संघ ने जो सोचकर योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाया और जो पहचान दी, उस पहचान के आश्रय क्या आरएसएस की अपनी जमीन इस दौर में इस चुनाव परिणाम के साथ बचेगी या चले जाएगी? इस दिशा में आकर चीजें खड़ी हो गई हैं, यकीनन खड़ी हो गई है। और सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा जब हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ की, इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त देखिए, अगर आप बीजेपी की भी देखिए तो राजनाथ सिंह की पहचान सीएम से हटने के बाद भी रही। योगी आदित्यनाथ की क्या पहचान रहेगी? कल्याण सिंह की पहचान तो पार्टी से निकाले जाने के बाद भी रही और फिर लौटने आने के बाद भी वैसी तौर पे देखी गई। मौजूदा वक्त में भी उनको जब जब याद किया जाता है तो उसी रूप में याद किया जाता है। क्या योगी आदित्यनाथ का कोई योगदान इस रूप में याद रखा जाएगा? या फिर बीजेपी के एक और मुख्यमंत्री हुआ करते थे राम प्रकाश गुप्ता, क्या वैसी पहचान के साथ खो जाएंगे आने वाले वक्त में राजनीति में? क्योंकि उत्तर प्रदेश की पूरी फहरिस्त देखिएगा, अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, श्रीपति मिश्रा, वीपी सिंह, चलते चला जाइए, हेमवंती नंदन बहुगुणा, कमलापति त्रिपाठी, इस फहरिस्त में कहां टिकते हैं योगी आदित्यनाथ? तो क्या मौजूदा वक्त में उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश आपने की? चेहरे का नूर कहीं गायब तो नहीं हो रहा है? और यह बेचैनी आरएसएस और बीजेपी के भीतर कहीं ज्यादा घुमड़ती तो नहीं जा रही है? दरअसल पहली बार उत्तर प्रदेश के भीतर में जो किस्सा गोई का मिजाज वाला राज्य है, वहां पर पहली बार लोगों ने महसूस किया कि सत्ता जिसे उन्होंने बनाई, उस सत्ता के साथ उनका संवाद नहीं है।
और उस सत्ता ने भी देखा कि दिल्ली से उसका संवाद नहीं है, यानी लखनऊ और दिल्ली के भीतर की खटपट। इसको इस रूप में समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के काल में जो गवर्नेंस थी वह पुलिस और प्रशासन के नौकरशाही पर टिकी रही। उनके पास पावर था लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सुनील बंसल जो दिल्ली के नुमाइंदे के तौर पर उत्तर प्रदेश में लगातार रहे, और वो चूंकि 2013 से ही अमित शाह के साथ थे तो इसलिए उनकी साख ज्यादा थी और वह तमाम पावर को समेटे हुए जरूर थे, लेकिन जिन जिन को वो साथ लेते थे उन्हें कोई पावर नहीं मिलता था, जिम्मेदारी मिलती थी। इस उहापोह की स्थिति में लोगों का कोई संवाद सत्ता के साथ हो ही नहीं पा रहा था। लोगों का संवाद जिस टीम के साथ होता था उसके पास जिम्मेदारी थी, कोई पावर नहीं थी। उस टीम तक पहुंच पाने की परिस्थिति में, योगी आदित्यनाथ की टीम तक कोई पहुंच पाने की स्थिति में नहीं था। यह दुविधा की परिस्थिति में चुनाव सामने आकर खड़ा हो गया, और यह चुनाव की हवा जो पश्चिम यूपी से बह रही है और पूर्वांचल तक जा रही है और मध्य यूपी को भी समेट चुकी है, यह परिस्थितियां बीजेपी को अंदर से हिला रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह दो तीन और निकल कर आ रही है, क्योंकि जो सरोकार गायब थे और लोग जो समझ नहीं पा रहे थे कि संवाद हम किससे करें, इसी के रिफिकल्शंस थे कि लोगों के भीतर एक गुस्सा भी है। हमने नोट किया कि लगभग 27 जगहों पर बीजेपी के जो विधायक हैं अब चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं अपने इलाकों में, उनको अलग अलग गांव से खदेड़ा गया, उनको आने नहीं दिया गया और कुछ जा नहीं पाए। उन विधायकों का नाम लेना उचित नहीं है, चुनाव का वक्त है, उनके उस पर असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने जब निकाला तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 15 स्थानों पर, मध्य उत्तर प्रदेश के लगभग 7 स्थानों पर और लगभग 5 से 6 पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्थानों पर विधायक अपने इलाके में नहीं जा पाए, जिन्हें वोट मिला है, चुनाव लड़ना है। परिस्थिति नाजुक है, यह आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई भी नहीं देगा। अगला सवाल यह है कि गुस्सा इसलिए था कि प्रचार प्रसार बहुत हो रहा था, प्रचार प्रसार सरकारी खर्चे पर हो रहा था, क्योंकि ध्यान दीजिए इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से एक दिन पहले तक न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर 3-3, 4-4 मिनट के विज्ञापन जो योगी आदित्यनाथ के चलते थे और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर चलते थे, अखबारों के पन्ने पर भरा रहता था, एक एक पन्ना, दो पन्ना, फ्रंट पेज, बीच का पेज, लखनऊ एडिशन, दिल्ली एडिशन भरा हुआ था। इतने विज्ञापन थे, ये सरकारी खर्चे के विज्ञापन थे। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ और इलेक्शन के प्रोसेस में ये विज्ञापन गायब हो गए, तो गुस्सा है। आप जिन दावों को प्रचार के साथ कर रहे हैं वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो जमीन पर परसेप्शन बनाने के लिए संघ के तकरीबन 15 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक अगर कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की तरह बीजेपी के हक में हवा बनाने की दिशा में है, तो जो बूथ लेवल पर जो लगभग 15,000 बूथ उत्तर प्रदेश में है, उसके लिए जो टीम तैयार की गई है उसकी तादाद भी लगभग 15 लाख से ज्यादा की है। इतनी बड़ी तादाद में अगर सब कुछ जोखा जा रहा है तो इसके पीछे वजह कोई सामान्य तो नहीं होगी। इसके पीछे की वजह है कि यूपी के इलेक्शन को सिर्फ 2024 से जोड़कर मत देखिए, यह जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इसके बाद होने क्या वाला है। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है, गुजरात का इलेक्शन आने वाला है, हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है, छत्तीसगढ़ का आने वाला है, मध्य प्रदेश का आने वाला है, राजस्थान का आने वाला है। जब सारे इलेक्शन को प्रोसेस से आप गुजरना शुरू कीजिएगा तो दरअसल जब चीजें धराशायी होंगी तो भीतर से उसके कहीं ना कहीं अंतर्विरोध के स्वर सुनाई देंगे, और यह स्वर ना निकले और चैलेंज करने के लिए उभर करना आ जाए या सवाल करने के लिए ना जाए, इसीलिए ध्यान दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत को झोंक दो। परिवर्तन क्या होंगे यह तो एक अलग एस्पेक्ट है, हम उस पर चलें, लेकिन उससे पहले 2-3 चीज और जरा जानने की जरूरत है, क्योंकि सत्ता और सरकार और उनके मंत्रियों की रईसी, यह फकीरी की रईसी भी नजर आती है, जहां पर लोगों के भीतर उत्तर प्रदेश में पहली बार संकट रोजगार का है, संकट महंगाई से जूझने का है, संकट अपने परिवार के भीतर के संकट को ना दिखाने का है, यह संकट प्रवासी मजदूरों के घर लौटे लोगों को रोजी रोटी के साथ जोड़ने का है, यह संकट किसी भी तरीके से कोई काम मिल जाए इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। यानी एक छटपटाहट जो है उत्तर प्रदेश के लोगों के भीतर में, वो चाहे अनचाहे दिल्ली की एंटी इनकम्बेंसी को भी उत्तर प्रदेश की एंटी इनकम्बेंसी के साथ जोड़ रही है, और गाहे बगाहे इसका लाभ उस शख्स को हो रहा है जो शख्स इस चुनाव प्रचार में बीते पंचायत चुनाव तक कहीं था ही नहीं।
यानी अखिलेश यादव कहीं नहीं थे, लेकिन एक झटके में जो हवा बही और जिस तरीके से लोगों के भीतर का गुस्सा और आक्रोश है वह उभर रहा है, उसका एक डाटा कल ही आया है, हमको लगता है आपको जानना चाहिए। इस देश के भीतर में 2019-20 में जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास कुल पैसा, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी 7 है, जिसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, पीएसपी है, सीपीआई है, सीपीएम है, एनसीपी है, टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, ये सारे जो 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब आप देखेंगे तो उनके पास जो पूरा का पूरा बजट आया उसका ढांचा था लगभग 6,988 करोड़ टोटल जो एसेट्स निकल कर आए कि इतना पैसा यहां से डोनेशन इस रूप में। अब सवाल है 6,988 में से जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो बीजेपी के पास है, लेकिन वो कितना बड़ा हिस्सा है कल्पना कर रहे हैं। 6,988 करोड़ में से 4,847 करोड़ बीजेपी के पास चला गया। दूसरे नंबर पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? बीएसपी है, जिसके पास 698 करोड़। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसके पास 588 करोड़। कांग्रेस नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास 588 करोड़। दूसरी स्थिति में आइए रीजनल पार्टीज जो है उसमें पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी है 563 करोड़। ओवरऑल रीजनल पार्टीज का जो फंडिंग हुई है वह टोटल फंडिंग 2,129 करोड़ की हुई है। उसमें सबसे ज्यादा फंडिंग समाजवादी पार्टी। फंडिंग का मतलब यह होता है या तो खौफ से आप हमको दे दीजिए और सत्ता से आपको कुछ मिलने वाला है, दूसरा आप सत्ता में आने वाले हैं तो आपके पीछे हम फंडिंग कर देंगे। इसलिए ध्यान दीजिए रीजनल पार्टीज की फहरिस्त में, जिसमें तकरीबन 44 रीजनल पार्टीज होती है, लेकिन टॉप 10 रीजनल पार्टीज के पास ही पैसे जाते हैं, यह भी फैक्ट है। उसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 है। कांग्रेस नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में तीसरे नंबर पर है 588। तो नेशनल पार्टी में कांग्रेस की फंडिंग और समाजवादी पार्टी की रीजनल पार्टी में फंडिंग दोनों एक बराबर आके टिक रही है। तो क्या रीजनल पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में अब फंड करने वाले लोग भी देख रहे हैं जो फंडिंग हो रही है? क्योंकि ये 2019-20 से बनना शुरू होता है जो 21-22 तक आएगा। इस साल की जानकारी नहीं निकल कर आई है, लेकिन जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं उनकी जानकारी है कि इसमें इजाफा हो जाता है। जो सत्ता में आ रहा होता है, एवरेज बताया जाता है कि इसमें 25 से 30% का इजाफा सत्ता में आने वाले के साथ और जुड़ जाता है। एक स्थिति है। दूसरी बड़ी स्थिति यह है कि जो मॉडल को लगातार बनाया गया योजनाओं के नाम पर और नीतियों के नाम पर, क्या वो चीजें ढहने वाली हैं? क्योंकि जिस मॉडल को मोदी ने इस दौर में देश को दिया, प्रधानमंत्री मोदी का हवाई जहाज जो है अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में, एयरफोर्स 1 की तुलना में आकर खड़ा है। हमारा एयर इंडिया 1 जो है, जो कारें हैं, जो मर्सिडीज कार का जो पूरा 6 कारें एक साथ चलती है, ये पुतिन की कारें से चलती है, जो रूस के जो राष्ट्रपति हैं। जो हमारे यहाँ का खान पान है जो तौर पे, उसका जो खर्चा है वो जर्मनी, इटली और फ्रांस को मात देने वाला है। हमारे यहाँ का जो पीएमओ है और प्रधानमंत्री का घर है और राष्ट्रपति है, ये ब्रिटेन की महारानी को मात दे दे। इस रईसी में सत्ता का चेहरा, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जो अपने आप में यूरोप के किसी भी देश से बड़ा राज्य है, जहां 22 करोड़ की जनसंख्या है, उस 22 करोड़ के भीतर 15 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज के नाम पर कह रहे हैं हमने मुफ्त दिया है, तो उनकी आर्थिक दरिद्रगी क्या हो रही होगी यह जरा समझने की कोशिश कीजिए। 2.5 करोड़ किसानों को, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उस पर दावा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी कि हम उनको किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। और चाहे देश के गृहमंत्री अमित शाह हों, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब हों, या फिर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, भाषणों को सुनिए। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल के देते हैं, उसका जिक्र है। 15 करोड़ लोगों को हम वहां पर मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, इसका जिक्र किया जा रहा है। और वो इलेक्शन तक जारी किया योगी आदित्यनाथ ने, हम कर रहे हैं आपको कि हम आपको फ्री में 5 किलो अनाज देंगे, तकरीबन 15 करोड़। ये कौन सी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश है? ये एक बेसिक लाइन है। उसके बाद आप वहां पर हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं, जहाज से पहुंचते हैं, चार्टर्ड से पहुंचते हैं, आपके इर्द गिर्द एक पूरा अमला लगा रहता है। लोगों के भीतर जुड़ाव राजनीति से हो नहीं पा रहा है, और यह खतरे की घंटी आरएसएस के लिए है। क्योंकि जब आप अपनी परिस्थितियों से जनता को नहीं जोड़ पा रहे हैं और अपनी परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं, तो वहां पर एक मोटी दीवार खड़ी हो जाती है, जो उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे सही लेकिन नजर आने लगी है अब आपको। शायद इसीलिए जिस मॉडल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चले और हिंदुत्व के जिस मॉडल को खड़ा करने की चाहत योगी आदित्यनाथ ने अपने तौर पर की,
वह मॉडल उसी समय ढह गया क्योंकि एक संत का मुख्यमंत्री बनना और अगले चुनाव में जाने तक ठाकुर की परिस्थिति में आकर खड़े हो जाना, जहां वो जातीय आधार पे हो तो संत भी धूमिल हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पूरी रैलियां जो 6-7 रैली की वह इलेक्शन के नोटिफिकेशन से ठीक पहले की। अब यहां पर दो सवाल और आता है, क्या वाकई डेवलपमेंट की परिस्थितियां और सेंटर की पॉलिसीज का असर पड़ेगा या यह भी नेगेटिव में जा रहा है। हमें लगता है कि इसके लिए सरकार का एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है कि पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह किन बातों का जिक्र करते थे, सेंटर की कौन सी पॉलिसी लेकर। आप ध्यान दीजिएगा उसमें से कौन सा पॉजिटिव रहा है, तब हम आपको बता पाएंगे कि दरअसल स्थिति बीजेपी और आरएसएस के प्रतिकूल क्यों हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 67% बजट प्रचार में खर्च हुआ है, सिर्फ 29% बजट खर्च हुआ है जो कि योजना को बढ़ाने की दिशा में काम भी करता। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश में पूरी तरह फेल है। स्वच्छ भारत अभियान बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि संयोग से देश के टॉप मोस्ट 10 शहरों में एक बनारस भी आ गया। गाजियाबाद तो है ही टॉप पर, बनारस भी उसमें आ गया जो प्रधानमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। जनधन योजना से क्या फायदा, किसे मिला, हाल में बैंकों की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, समझ जाइएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना आज की तारीख में जो चला था, एक वक्त में लगभग 700 पार्लियामेंट्रीज को कहा गया था, वो होते 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 आज की तारीख में सिर्फ 72 बचे हैं, जो 72 सांसदों ने गोद लिया हुआ है, बाकी गायब हो गए, इस पूरी प्रक्रिया से गायब हो गए। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सच्चाई योजना, स्किल इंडिया, ग्राम उदय से उदय भारत उदय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो सिलेंडर का जिक्र होता है उससे कितना गुस्सा है ग्रामीण उत्तर प्रदेश के भीतर में, ये बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि सबके सिलेंडर घर में रखे हुए हैं और पता नहीं लकड़ी ही फूकनी है, धुआं ही आना है। तो ये जिस मेडिकल एस्पेक्ट में चले जाते हैं, लाइफ वैसी दे नहीं पाते हैं और लाइफ अपनी बेहतर बना लेते हैं और अपनी लाइफ बनाने के साथ मान लेते हैं कि जनता भी अनुकूल स्थिति में आ गई, जो है नहीं। हरित क्रांति, कृष्णोत्ती योजना, हरित क्रांति, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, अटल भूजल योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ये फहरिस्त इसलिए हमने बताई क्योंकि इनका जिक्र पिछली बार खूब किया गया था और इसी के दायरे में सबको ही आ गया था और आरएसएस के स्वयंसेवक भी इन्हीं योजनाओं का जिक्र करते थे और आरएसएस के भीतर में जो बैठकें होती थी उसमें इस बात का जिक्र किया जाता था कि इतने करोड़ लोगों को प्रभावित कर दिया तो इतनी जीत तो मिल जाएगी। लेकिन 2017 भी परसेप्शन की लड़ाई थी, 2017 भी चेहरे की लड़ाई थी, 2017 भी आइडेंटिटी की लड़ाई थी, 2017 भी शायद आरएसएस और बीजेपी के उस कॉकटेल का एक अद्भुत मिश्रण था जो पूरे उत्तर प्रदेश को अपने साथ समाने की दृष्टि से आकर खड़ा हो गया था। लेकिन 2022 में ये परिस्थितियां कैसे चलेंगी? इस 2017 से 2022 तक आरएसएस का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्वदेशी जागरण मंच हो, चाहे किसान संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, आपको किसी भी क्षेत्र में काम करता नजर नहीं आएगा क्योंकि उनके काम करने का मतलब होता प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर वो आक्षेप करते। उनमें भी चीजें बदल दी गई। अब दो सवाल बहुत साफ तौर पर उभरते हैं कि क्या वाकई होने क्या वाला है। आरएसएस के लिए वैचारिक और विचारधारा के साथ हिंदुत्व को लेकर जो वो परिभाषा गढ़ती रही, उसके लिए संकट का काल ये शुरू हो चला है। बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल है कि योगी आदित्यनाथ अब मठ की परिस्थितियों को कैसे जी पाएंगे, यह भी सवाल धीरे धीरे बड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी 2024 तक की परिस्थितियों को टालना चाहेंगे, उसमें कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री की कैबिनेट में 10 उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। जाहिर है उन 10 को परिवर्तित किया जाएगा, हटाया जाएगा और उसके बाद गुजरात के कुछ आएंगे क्योंकि गुजरात में या जिन राज्यों में चुनाव होने उनसे जोड़ दिए जाएंगे। यह भी हो सकता है कि अमित शाह को दोबारा पार्टी में भेज दिया जाए क्योंकि अमित शाह ही रणनीति बनाने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और 2024 को साधना है ये सबको पता है। लेकिन 2022 गंवाने के बाद 2024 को कैसे साधना है ये शायद सबसे बड़ा सवालिया निशान बीजेपी और संघ दोनों के भीतर होगा। तो कौन सी परिस्थिति निकलेगी? और ये जो लगातार माना जाता था कि अगर मोदी नहीं तो योगी का मॉडल चलेगा, लेकिन फिलहाल तो दोनों मॉडल एक कॉकटेल की तरह उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर आकर खड़ा हो गया है। आने वाले वक्त में आपको 2-3 चीजें और साफ नजर आएंगी। अगर
बीजेपी और संघ का अपने सर्वे बताने लगेगा कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की सक्रियता पार्लियामेंट में नजर आएगी, बजट में नजर आएगी, आर्थिक मुद्दों पर नजर आएगी। उनकी सक्रियता आपको उत्तर प्रदेश चुनाव में कम नजर आएगी। अंदेशा होगा कि नहीं उनके आने से चीजें अनुकूल हो सकती है, तब वह फुल फ्लेजेड 1-2 दिन कूद के उसका तुरंत सर्वे किया जाता है, जो इंटेलिजेंस के जरिए करवाया जाता है, वह उनके रिपोर्ट्स के हिसाब से तय होगा। आखिर में 3 सवाल हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और छोड़े जा रहे हैं। पहला सवाल यह है, 2022 के 10 मार्च के बाद क्या उत्तर प्रदेश की सियासत इस देश की राजनीति का भविष्य तय करने वाली है? क्या वाकई चुनाव परिणाम भारत की राजनीति में आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री मोदी को लार्जर देन लाइफ बना के योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व मॉडल की पराकाष्ठा पर ले जाने वाले होंगे? या फिर पहली बार उत्तर प्रदेश की जनता एक राजनीतिक प्रयोग अपने वोट के जरिए जो करेगी, वह दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी एक चेतावनी होगी कि हम चीजों को पलट सकते हैं और यह ताकत हमारे में आपसे कहीं ज्यादा है। इसलिए अब आने वाले वक्त में जो भी पॉलिसी बनाइए वह जनता के अनुकूल होनी चाहिए, जिस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या होगा, कैसे होगा, यह सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।